हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का विकास भारद्वाज की तरफ से बहुत सारा प्यार और नमस्कार। मैं आप सभी का परीक्षा मैनिया के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए बहुत मुझे सपोर्ट मिला आप लोगों का। कल मैंने जब जाके देखा तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें मैं जानता भी नहीं और जिनका दूर दूर तक मेरे से कोई पता नहीं कोचिंग का कांटेक्ट रहा होगा या किसी ऑफलाइन, जैसे मैंने नोएडा वगैरह पढ़ाया है तो उन कोचिंगों से कांटेक्ट रहा होगा। उन सारे बच्चों का व्हाट्सएप पे सारे बच्चों ने अपना स्टेटस लगा रखा है। मुझे बड़ा प्यार मिला और इस प्यार को बरकरार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात की आशा करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अनुसार जो ये सीरीज प्रारंभ की जा रही है, इसमें मैं कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराऊंगा और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं या फिर लाइक शेयर और लोगों से सब्सक्राइब करवा रहे हैं या खुद भी बहुत अच्छे तरीके से मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो धन्यवाद प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं कि जो खो गया या जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं 4 लाइनों के साथ हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे या हमारी वार्ता चल रही थी भारतीय संविधान का विकास किस तरीके से हुआ। उस बात पे हमारी चर्चा अभी तक चल रही है, जिसमें मैं 2 क्लास पीछे डाल चुका हूं। जिसने क्लासें नहीं देखी हैं कृपया जाके चैनल पे क्लासें देखें। और अब मैं आगे जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं, जैसे मैंने कल एक बात मेरे से दोबारा से, मैं पीछे वाली बातों को एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यानी कि मार्ले उस समय के राज्य सचिव हुआ करते थे और मिंटो भारत के वायसराय हुआ करते थे। इन दोनों के नाम से 1909 में एक अधिनियम आता है जो भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है, या दूसरा उसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो देखिए इसमें मैंने 2 बातें आप लोगों को बताई कि मुस्लिम लोगों के लिए एक निर्वाचक यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और उन्हें कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए, और विशेष अधिकार देने के साथ साथ उन्हें एक मुस्लिम व्यक्ति को 2 वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसे हम विशेष अधिकार के नाम से जानते हैं। यह चीज मैं कल आप लोगों को बता चुका था। इसके तहत एक चीज और देखिए, एक अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश के नागरिकों ने या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 अगस्त 1917, इंपोर्टेंट डेट याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, बड़ी प्यारी डेट है ये, 20 अगस्त 1917, अभी कर रहा हूं पेन चेंज, 1917, 20 अगस्त 1917 को कहा कि अपना उद्देश्य भारतीयों के सामने रखा कि क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। सर क्या है? क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। यह बात कब बताई सर? 20 अगस्त 1917 को। यह बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक मैं कल डिस्कशन कर चुका था और यह बात मैं आज बता दिया हूं। अब अगली बात पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें हम अगला पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा अधिनियम है। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें भारतीय शासन व्यवस्था के लिए भी कुछ पॉइंट अपॉइंट किए गए हैं यानी लिए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का भारत परिषद अधिनियम, या इसका दूसरा नाम हम देखेंगे तो हमें दूसरा नाम दिया जाता है मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड अधिनियम। जैसे कि हम पिछली बातों में डिस्कशन कर चुके हैं कि मॉन्टेग्यू क्या है सर, इस समय के राज्य सचिव हैं। क्या है? राज्य सचिव है। लिख देता हूं, राज्य सचिव है। और ये भारत के वायसराय, ये भारत के वायसराय। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ऑनलाइनर में कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम में भारत के वायसराय कौन थे? तो भाई भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ये बात आप लोगों को पूछी जा सकती है। यहां से क्वेश्चन बनेगा पहला, यहां से मैं बता देता हूं पहला क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि 1919 के, ये नहीं कहेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वो ये कहेगा 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत या के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे भाई? चेम्सफोर्ड। दूसरी बात पूछी जाएगी कि उस समय के राज्य सचिव कौन थे? तो मॉन्टेग्यू। उस समय के राज्य सचिव कौन थे? तो मॉन्टेग्यू। दो क्वेश्चन यहां से हमारे पास बनते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां से सबसे बढ़िया वाला काम, सबसे लास्ट वाली बात को इसमें सबसे पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए यहां से सबसे अच्छा काम यही हुआ है। वैसे और भी बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। देखो 1926, ये बात आपको याद रखनी है, 1926 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। दोबारा समझेंगे इस बात को। 1926 में भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन, मैं लिख देता हूं भारतीय या भारत में लोक सेवा आयोग का गठन। सेवा आयोग का गठन। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आज मैं लिख रहा हूं थोड़ा साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि मैं साफ, थोड़ा राइटिंग साफ नहीं आ रही है कि मतलब, और भाई कहीं पे भी कोई अगर तुम्हें ये महसूस हो प्यारे विद्यार्थियों, में 1 मिनट का टाइम लेकर के बीच में एक बात बता देता हूं कि यदि आपको कहीं पे भी वीडियो में कोई भी बात अगर सुझाव हमें देना है तो आप मुझे अपना भाई मानते हुए मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि बहुत अच्छे से समझाने का तरीका बहुत एक्सप्लेन है, लेकिन राइटिंग में कभी कभी थोड़ा सा समझ नहीं आता है। तो मैं उसकी भी आज कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को सुधारने की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात से, इस सुझाव को हमें देने की कोशिश करें और हमारी टीम इस बात पर कार्यरत और आपकी बातों को सुनने के लिए हर समय तत्पर है। आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आपको जिस माध्यम से वीडियो मिल रही है आप उस माध्यम पे भी कमेंट कर सकते हैं। चाहे हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति हो या ऑफिशियल मेरा व्हाट्सएप नंबर हो या मेरा टेलीग्राम हो, आप वहां पे कमेंट आराम से कर सकते हैं। तो आगे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके तहत दूसरा, पहला काम हो गया, दूसरा काम क्या हुआ, मैं दूसरा काम लिखता हूं। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में क्या किया गया प्यारे बच्चों? द्वैध शासन लगाया गया। बोलो ये बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। अच्छा देखो एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ब्रिटिश पदाधिकारी थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था, ठीक है। लेकिन इसके तहत क्या होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत क्या होगा भैया कि फिर दोबारा से जो ब्रिटिश पदाधिकारी थे, उनकी ये बात लिखने लायक नहीं है, थोड़ा सा बस नहीं पूछेगा, मैं पर बता देता हूं। इसके तहत दोबारा से ब्रिटिश पदाधिकारियों का वेतन ब्रिटेन से आने लगा। क्या हुआ सर? ब्रिटेन से आने लगा। जहां तक मेरी बात समझ में आ रही होगी, नेक्स्ट में अगली बात समझाता हूं। इसके तहत भारत में निर्वाचन की शुरुआत होती है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है ये, निर्वाचन की शुरुआत। थोड़ा इसमें निर्वाचन की शुरुआत होती है।
इसके तहत क्या होता है, भारत में इलेक्शन प्रारंभ होते हैं, भारत में निर्वाचन की शुरुआत होती है। अगला प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई। तो आपको या तो बताना है 1919 के भारत परिषद अधिनियम से, या आपको बताना है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से। बोलो समझ में आई बात। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। मैं सारे क्वेश्चन को एक बार बोलने की कोशिश करूंगा। और प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको लिखित में कल की क्लास में आपको ये लिखित में मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि डिस्प्ले पे आपको दिखें और उनका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है सर। अब देखिए, एक सन है 1928, प्यारे विद्यार्थियों, बेहद इंपॉर्टेंट सन है। इस 1928 में ब्रिटिश सरकार ने कई सारी चीजों को लॉन्च किया। सबसे पहली बात, एक कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत प्यारी सी, ध्यान से सुनना। देखिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है, जो कि 2 महीने पहले तैयार किया गया था, नवंबर 1927 को। नवंबर 1927 को आपसे पूछा जाएगा कि यह कब तैयार किया गया था, तो मैं बता देता हूं, नवंबर 1927 को। लिख दूं बोर्ड पे, मैं लिख देता हूं नवंबर 1927 को। 2 महीने बाद 1928 में, देखिए दोनों डेट सही है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, ऑप्शन में अगर कोई दिया हो तो आप उसको लगा सकते हैं एक बार में। तो 1928 को साइमन कमीशन भारत में आता है। देखिए भारत में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ भारत, साइमन वापस जाओ। लिख देता हूं साइमन कमीशन, साइमन आयोग, साइमन आयोग का आगमन। साइमन आयोग भारत आता है। इसमें साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और इसमें एक लड़ाई हुई जिसमें लाठीचार्ज के दौरान एक व्यक्ति जिसको मारना था, लेफ्टिनेंट स्कॉट। मारना किसको था? लेफ्टिनेंट स्कॉट को। लेकिन सैंडर्स की हत्या हो गई। किसकी हत्या हो गई? सैंडर्स की हत्या हो गई। और इसके साथ हमारे एक बहुत जाने माने महापुरुष लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, लाठी लग जाने से। दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। यहां एक फैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और यहां बनने की बहुत अच्छी संभावना है। तो देखिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, लड़ाई हुई जिसमें लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज करना था एक व्यक्ति जिसको मारना था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट स्कॉट, उसको मारना था। लेकिन सैंडर्स की हत्या हो गई, और सैंडर्स की हत्या के साथ हमारे एक महापुरुष लाला लाजपत राय की लाठी लगने से हत्या हो गई। देखिए इसकी बात, ये सब बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, यहां ज्यादा इतना नहीं है, लेकिन एक बात आपसे पूछी जाएगी। इसकी जो पहली रिपोर्ट है, साइमन कमीशन की जो पहली रिपोर्ट है सर, वो आई थी 1930 में। प्रथम रिपोर्ट कब आई? 1930 में, जिसके तहत 3 बड़े काम किए गए। जैसे मैंने अभी बताया आपको, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, इन द्वैध शासन लगाया गया, भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू करी। इसे मैं सर उसमें समझाऊंगा, अगला जो है उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन के बारे में अगले जो हमारा 1935 का आएगा उसमें अच्छे से मैं करूंगा, क्योंकि उसमें जो है हमारा एक चुनाव का मुद्दा आएगा, उसमें भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, और इसमें राज्य सरकारों का विस्तार किया गया। सेकंड पॉइंट क्या हुआ इसमें, लिख देता हूं। पहला पॉइंट इसमें क्या हुआ सर? द्वैध शासन, द्वैध शासन प्रणाली। अभी मैं द्वैध शासन को समझाऊंगा आगे आपको थोड़ा, जिसमें राज्य और केंद्र के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। और देखिए इसमें राज्य सरकार
राज्य सरकारों का विस्तार किया गया। इसमें राज्य सरकारों का विस्तार किया गया। तीसरा काम, इसमें ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना की गई। ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना की गई। इसमें तीसरा काम, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना। ये बात आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, जो मैं पेपर में पूछी जाएगी उसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कशन करूंगा। हाँ, ये जो तीसरी बात, चौथी बात है, ये आपसे पेपर में पूछी जाएगी और अब मैं बताऊंगा द्वैध शासन क्या है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही घटिया प्लान साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। अच्छा सर, ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, देखिए इसमें कुछ चीजें थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है 1935 में, तो देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन से मतलब है कि जैसे कि एक मुस्लिम समुदाय है, तो मुस्लिम समुदाय के लिए एक सांप्रदायिक निर्वाचन का गठन किया गया। जैसे कि अगर मुस्लिम समुदाय है तो वहां से कैंडिडेट जो इलेक्शन में आएगा वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति होगा, और एक उसके बाद में उस पे वोट डालने वाले भी केवल मुस्लिम व्यक्ति होंगे। अब आप ये बात कहेंगे कि सर जी आज भी SC ST के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं, लेकिन वहां से इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। देखिए आज के कारण में क्या है कि कोई जनरल का व्यक्ति, अगर SC का व्यक्ति, देहात में सभी लोग ज्यादातर गांव से हैं, तो मैं एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। गांव के सरपंच का चुनाव होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो गांव के सरपंच का जब चुनाव होता है तो जब सीट SC में चली जाती है तो क्या जनरल वाले लोग उसको वोट नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। तो ये चीजें क्या हैं, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या था कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति यदि चुनाव में आ रहा है तो उसे मत वोट देने का अधिकार भी किसको होगा? केवल मुस्लिम को होगा। ना कोई सिख व्यक्ति उसमें वोट डालेगा, ना कोई हिंदू व्यक्ति उसमें वोट डालेगा। यह बात यहां तक क्लियर हुई, जहां तक मेरा विचार है। एक बार रिपीट कर देता हूं सारी चीजों को। देखिए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। मॉन्टेग्यू राज्य सचिव हुआ करते थे, चेम्सफोर्ड उस समय के भारत के वायसराय हुआ करते थे। और 1926 में हमारे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर जी वो तो आप पीछे बता रहे थे कि परीक्षाएं तो भाई लंदन में हुई थी, लेकिन 1926 से परीक्षाएं हमारे भारत में होनी स्टार्ट हुई। इसके बाद में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन किसके तहत लगाया गया? साइमन कमीशन के तहत। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई सर? 1930 में आई। 1930 में साइमन कमीशन ने 4 महत्वपूर्ण बातों पे प्रकाश डाला। पहला नंबर तो द्वैध शासन प्रणाली के बारे में हमें समझाया। द्वैध शासन प्रणाली, अच्छा द्वैध शासन प्रणाली से मतलब केवल इतना है, मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसके तहत। तो देखिए द्वैध शासन प्रणाली से मतलब इतना है कि केंद्र की एक शासन व्यवस्था होगी और राज्य की एक शासन व्यवस्था होगी, जो कि आज आपके यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था आप लोग बनाते हैं। तो इसके लिए और इसका डिटेल में 1935 के संविधान में उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा, जब वहाँ पे पूरा द्विसदनीय व्यवस्था और द्वैध शासन दोनों के बारे में क्लियर डिस्कशन किया जाएगा। आगे प्यारे बच्चों, निर्वाचन पद्धति लागू की गई। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। राज्य सरकारों का विस्तार किया गया। द्वैध शासन में क्या है? राज्य सरकारों को विस्तार किया गया कि राज्य सरकारें अपना, देखिए राज्य सरकारों को बजट पेश करने का अधिकार मिल गया। केंद्र अपना अलग बजट पेश कर रहा है, राज्य से कहा गया कि आप अपना अलग बजट पेश करिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्य सरकारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बातें क्लियर हुई, सॉरी। और ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई। और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल थोड़ा सा भारत के लिए बहुत ज्यादा गलत महसूस हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपसे एक छोटी सी बात पूछ ले कि भाई कमीशन, साइमन कमीशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। मैं कुछ लिख रहा था, कहाँ लिखा था मैंने? साइमन कमीशन ये था।
साइमन कमीशन को श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता है, श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा जाए कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे। इसमें अगर पूछा जाए 7 सदस्य थे, पूछ सकता है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे तो बता सकते हैं कि 7 सदस्य। इसका दूसरा नाम क्या था तो सर इसका नाम श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जब हम डिस्कशन करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों अगली बात हम करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, देखो ये बहुत बड़ा विस्तृत दस्तावेज था। भारत उस समय ब्रिटेन सरकार का बहुत बड़ा विस्तृत दस्तावेज था। इसके तहत या इसमें 321 कितना प्यारे बच्चों 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां निहित थी। इसमें 321 धाराएं, इतना बड़ा था ये, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसी के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। दूसरी बात, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। इसमें केंद्र और इकाइयों के बीच कुछ विभाजन किया गया। इसके तहत केंद्र व इकाइयों के बीच कुछ इस तरीके से विभाजन किया गया कि एक बनाई इन्होंने राज्य सूची, जिसमें आज भी आप बात करते हो राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची के कुछ विषय होते हैं जैसे पुलिस है, ठीक है ना। एक बनाया इन्होंने संघ सूची और एक बनाई समवर्ती सूची। और इसमें इन लोगों ने कुछ विषयों का आवंटन किया। यह बात आपसे पूछी जा सकती है कि संघ सूची, क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन बनेगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसके तहत हैं? 1935 का भारत शासन अधिनियम। बोला इतना समझ में आया। अब सर ये डिमांड होगी कि कितनी कितनी सीटें इनमें उपलब्ध हैं। तो भाई संघ सूची में 59 सीट थी, इसमें 54 और इसमें 36। इसमें मतलब संघ सूची में जो विषयों की संख्या थी वो 59 थी, राज्य सूची में जो विषयों की संख्या थी वो 54 थी और जो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या थी वो 36 थी। इतनी सी बात समझ में आई। एक बार रिवाइज करते हैं, सारे लोग मेरे साथ बोला करें। जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं उन्हें नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन वो अपने पास एक बार रिवाइज, जब मैं रिवाइज किया करूं तो मेरे क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करें। अब मैं इधर नहीं देखूंगा, मैं बोर्ड की साइड देखूंगा, क्वेश्चन उठाऊंगा इधर साइड से। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा कि जितने भी भारत में अधिनियम आए उनमें सबसे बड़ा विस्तृत अधिनियम या विस्तृत दस्तावेज कौन सा था? तो वो था भाई भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरी बात, मैं आपसे यह पूछूंगा कि इसके अंतर्गत कितनी धाराएं थीं? तो 321 धाराएं थी। इसमें कितनी अनुसूचियां थीं? तो भाई 10 अनुसूचियां थीं। अब कहेंगे अखिल भारतीय संघ ने केंद्र और राज्य के बीच में कुछ इकाइयों का विभाजन किया प्यारे बच्चों, जिसमें उन्हें सूचीबद्ध कर दिया कि संघ सूची, क्योंकि राज्य को बढ़ावा दे रहा था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? राज्य सरकारों को बढ़ावा दे रही थी। तो राज्य सरकारों को बढ़ावा दे रही थी तभी तो केंद्र के बजट को राज्य से अलग कर दिया। पीछे मैंने क्या बताया कि केंद्र के बजट को राज्य से अलग कर दिया। किस लिए? राज्य सरकार को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए? राज्य सरकार को बढ़ावा देने के लिए। अब राज्य सरकार अपना बजट लाएगी, उनसे बोल दिया कि भाई आप अपना बजट लेके आइएगा। तो प्यारे बच्चों, संघ सूची में 59 सब्जेक्ट्स डाले गए, राज्य सूची में 54 सब्जेक्ट डाले गए, समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट डाले गए।
यहां तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। मिटा नहीं रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें पीछे उठा लेनी पड़ती हैं। इसे समझ। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात देखिए, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का लगभग, मैं फिक्स नहीं कह रहा हूं, लगभग 75% भाग, भारतीय संविधान का लगभग 75% भाग भारत शासन अधिनियम द्वारा पुटअप किया गया है या लिया गया है। इसके बारे में मैं जब कल की क्लास लूंगा तो कल की क्लास में जब मैं 1947 में, आज नहीं पढ़ाऊंगा, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम में कल ही पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को सारी चीजों के बारे में डिटेल समझाऊंगा कि यहां से क्या क्या लिया गया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत में द्विसदनीय प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत यहीं से होती है। भारत में द्विसदनीय प्रशासन की शुरुआत, भारत में द्विसदनीय प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। किसके तहत होती है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बोलो, समझ आ रहा है भाई जहां तक है? तो अगली बात हम जब देखते हैं तो इसमें देखते हैं अब इंपॉर्टेंट बात अगली, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। मुद्रा और साख्य नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। कब? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। देखिए, मैं इतने बार बोलता हूं एक चीज को कि आप लोग उसको याद कर लें। अब कुछ भी ना करें, जो मैं नोट, देखो मैं पॉइंट वाइज नोट कराता हूं, आप क्या करें, इन चीजों को नोट करें अच्छे से, मेरे साथ साथ वीडियो में चीजों को नोट करें। स्पीड भी मैं बहुत ज़्यादा कम रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं रख रहा हूँ। यदि आपको स्पीड इससे भी ज़्यादा कम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ, स्पीड और ज़्यादा कम चाहिए। इन चीज़ों को नोट करें अपने आप से, और नोट करके एक बार रिवीजन करें, जिससे कि चीज़ें अपने आप में क्लियर हों, वो एक दूसरे से घुले ना, मिले ना। एक एक अधिनियम को आप एक बार में पढ़ें, फिर उसका रिवीजन करें। लिखी हुई चीजें बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती हैं। वीडियो को 2 बार देखें, जिससे कि चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हों। अगली बात, एक इंपॉर्टेंट बात, 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। 1935 के अधिनियम से अगला इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ प्यारे बच्चों? अगला इंपॉर्टेंट काम 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से, एक मिनट रुकिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। लेकिन एक बात पूछेंगे कि दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय कब कार्यरत हुआ? ये बात आपसे पूछी जाएगी कि दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय कब कार्यरत हुआ? तो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय 1937 से कार्यरत हुआ, 1937 से कार्यरत हुआ। इसके साथ दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। जब इसको स्थानांतरित किया गया, सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। अगली बात के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो 1937 में एक और काम हुआ। 1937 में वर्मा समझते हैं ना आप? वर्मा को भारत से अलग कर दिया, भारत से अलग कर दिया। यह आपका पेट में क्वेश्चन आ रखा है। प्यारे बच्चों, मैं ये कोशिश करता हूं कि जितने भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं सभी को टारगेट करके मैं पूरा पॉलिटी आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊं, समझा के पढ़ाऊं, और एक एक पॉइंट जो तुम्हें याद ना करना पड़े।
देखिए आप 10 किताबें उठाओगे मार्केट की, तब आपको इतना डाटा मिलेगा। समझ रहे? केवल उन पॉइंटों की बात की जा रही है जो सीजीएल लेवल तक कवर होते हैं, केवल सीजीएल को टच मारते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि सीजीएल कवर करते हैं, सीजीएल को टच मारते हैं केवल सॉरी, उन पॉइंटों की बात की जा रही है हमारे इधर। नेक्स्ट देखिए, बहुत किताबों में एक बात लिखी है, उस कंफ्यूजन से थोड़ा सा दूर रहना, या फिर मैंने देखा है एक दो किताब हैं जो छोटी छोटी हैं, उनमें 2 बातें लिखी हैं। मैं किसी की आलोचना करने का मुझे अधिकार नहीं है। प्यारे बच्चों, कई जगह लिखा है कि राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया। नहीं सर, राज्य सचिव का पद समाप्त नहीं किया, उसके लिए एक सलाहकार समिति बना दी गई। दोबारा समझेंगे इस बात को, थोड़ा डीप जाएंगे इस बात में, इंपॉर्टेंट है तो इस पर थोड़ा खोदने की कोशिश करेंगे। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य सचिव के पद को समाप्त नहीं किया, उसे सलाहकार समिति में डाल दिया गया, मिला दिया गया, कन्वर्ट कर दिया, उसकी एक सलाहकार समिति बना दी गई जिससे वो एडवाइस दे सके, सलाह दे सके। क्योंकि कई बातें, देखो कुछ बातें मैंने चुरा ली थी जो आपके लेवल तक नहीं थी, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, देखो हुआ क्या कि जब द्विसदनीय व्यवस्था आई, उधर द्वैत शासन आया, तो द्वैत शासन में क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो राज्य सचिव हुआ करता था और एक व्यक्ति जो वायसराय हुआ करता था। वायसराय को क्या किया कि वायसराय जो कार्यपालिका है, उस समय जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के जो सलाह से काम करेगा वायसराय, इसके लिए उस बात को निर्देशित कर दिया गया। इसीलिए राज्य सचिव को क्या किया, सलाहकार समिति में डाल दिया गया। बोलो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, जहां तक मेरा विचार है। यहां से कोई बात मैंने नहीं छुपाई है। अगली बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। देखिए वैसे केंद्रीय व्यवस्था भी इतनी ज्यादा लागू नहीं हुई, क्योंकि जो हमारे देसी रियासतें थीं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि देसी रियासत के जो राजा रजवाड़े थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि केंद्रीय व्यवस्था लागू होनी चाहिए, केंद्र मजबूत होना चाहिए। केंद्रीय व्यवस्था उतने अच्छे तरीके से उस समय लागू नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, प्रांतों से द्वैत शासन केंद्र में लगा दिया गया, केंद्र में लगा दिया गया। यानी कि प्रांतों से द्वैत शासन क्या कर दिया सर, समाप्त कर दिया, और अब क्या कर दिया, केंद्र में लगा दिया। ये बात समझ भाई। अगली एक और बात, ये उत्तरदायी सरकार के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 एक तरीके से मील का पत्थर यानी नींव का पत्थर साबित हुआ, नींव का पत्थर साबित हुआ। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जितना बताया, मुझे लग रहा है कि ये दोनों अधिनियम आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे, और मैं यहाँ से सारी बातों को अच्छे से डिस्कशन कर चुका हूँ। और मैंने कोशिश की है कि जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके द्वारा बनने वाले सारे क्वेश्चनों को मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपने अच्छे से सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। देखिए हमारी टीम मेहनत कर रही है, हमारी टीम फुल नाइट रात को 12 बजे तक आपने देखा है और 1 बजे तक वीडियो अपलोड करती है। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि हमें थोड़ा सा प्रमोशन देने की कोशिश करें, हमें थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस बात का आपका तहे दिल से धन्यवाद, और आपका मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप आगे बढ़ें हमेशा। धन्यवाद क्लास।